और सब क्या हाल है? उधर सब सब मार्च ठीक का है। खुलने खुलने का शुरू हो रहा है ना, स्कूल ये सब। यस हम्म। सर। तो तुम लोग कहाँ हो अभी? घर पे ही कि बोकारो सब आ गए हो? घर पर ही। स्कूल कब से खुल रहा है? एग्जाम के बाद? एग्जाम ऑनलाइन ही है? सर एक यस तारीख सर, से। ऑनलाइन ही होना चाहिए। देखो क्या होता है। सर हम लोग का ऑफलाइन हो रहा है। तो जाना ही पड़ेगा। यस सर। बोकारो में ही स्कूलिंग है कि और कहीं? बोकारो। हम्म, ठीक है। बहुत लोग तो आ ही गए हैं सर 12th के, न्यूज़पेपर बहुत में लोग। क्या हुआ? सर न्यूज़पेपर में नोटिस आया था कि स्कूल्स प्रेशर नहीं डाल सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम के लिए। हम बोल तो रहे हैं, लेकिन ये भी तो सीबीएसई बोला है कि कुछ रेगुलेशंस के साथ 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू करने, कम से कम 9th और 12th के लिए। तो करेगा ही कुछ ना कुछ, कैसे भी। प्रेशर हो जाएगा लेकिन एग्जाम सर नहीं होना चाहिए ऑफलाइन। मे बी। मोस्टली तो इधर का जो एग्जाम हो रहा है, चल रहा है, ये सब ऑफलाइन ही चल रहा है। स्कूल्स भी लगभग खुल चुके हैं बिहार में। ठीक है, देखो क्या होता है। और सर ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है जैसे ह्यूमिडिटी जो होता है, जैसे लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कि स्पीड ऑफ साउंड का इफेक्ट, मतलब कि उस पे किस किस फैक्टर्स का इफेक्ट होता है। तो उसमें ह्यूमिडिटी में हम लोग देखे थे कि जब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? बोलो, मॉइस्चर मॉइस्चर। बढ़ना। हाँ। तो मॉइस्चर कैसे बढ़ता है? बोलो। सैंपल लेते हैं हम लोग एयर का, तो उसमें अगर वाटर वेपर का मात्रा ज्यादा है तो फिर मॉइस्चर इंक्रीज कर जाता है। हाँ हाँ, तो मॉइस्चर इंक्रीज करता है तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा वाटर वेपर ये सब क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री शब्द है, कोलाइडल सॉल्यूशन या ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? हाँ। ये सर कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। हाँ, तो वैसा ही कुछ होता है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा है एयर में, ठीक है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है उस घट जाता है। यानी कि अगर 1 यूनिट वॉल्यूम, अगर मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का क्यूब ले रखे हैं, तो उसमें जो अगर छोटे छोटे मॉइस्चर जनरेट हुए, तो उसमें जो उनकी संख्या है, डेंसिटी है, वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि उनकी संख्या पर यूनिट वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाता है। तो अगर जितना ज्यादा मोर, अगर हम बोल रहे हैं कि मोर ह्यूमिडिटी, यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगा फिर? घटेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो जो थे पर यूनिट वॉल्यूम, वो घट रहे हैं। गैसेस यानी कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ता है कहीं भी, तो हम बोलेंगे कि डेंसिटी घटेगा। और डेंसिटी घटेगा तो देखे थे कि वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा यानी कि वेलोसिटी भी बढ़ेगा। क्लियर है? सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मात्रा कम से हुआ, वो तो वहीं पे रहेगा ना एयर में, भले उसको एब्जॉर्ब कर ले वाटर वेपर। जैसे कहने का मतलब है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कितने पार्ट में एयर था, ठीक है, अब वो इतना में ही ऑक्युपाई कर गया, तो हम पर यूनिट वॉल्यूम, हम इसी वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, तो ओवरऑल डेंसिटी घटेगा या नहीं इस पूरे वॉल्यूम में, अगर हम देख रहे हैं तो? ठीक है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स यहाँ 4-5 अगर हमको दिखने लगे,
जो कि वाटर वेपर से अटैच्ड है, तो हमको इस वाटर वेपर का उस समय पे डेंसिटी का दिखेगा और ये हमको कम डेंस दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ओवरऑल उस एरिया का डेंसिटी जो होगा वो घट जाएगा। yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही फ्रीक्वेंसी रेंज ये सब के बारे में और डेसिबल वाला। तो डेसिबल वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि बीटा इक्वल टू 10 log I बाई आई नॉट होता है। वहां I जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वही रिप्रेजेंटेशन कि हम इसको कैसे इक्वेशंस में लिखेंगे। तो उसको हम लोग प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखते हैं। तो प्रेशर वेव्स के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस करा था, तो ऐसा हम लोग देखे थे कि अगर कहीं पे ऐसा बहुत ही डेंस था, फिर रेयरफेक्शन, फिर डेंसर, फिर रेयरफेक्शन, ऐसा करके वेव जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, रेयरफेक्शन या फिर ये कंप्रेशन जो भी है मॉलिक्यूल्स का, ये क्यों हो रहा था? तो पार्टिकल अपने जगह पे ऐसे ऑसिलेट कर रहे थे, तो उस ऑसिलेशन की वजह से कहीं पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहा था और कहीं पे डेंसर। अगर हम स्प्रिंग से कंपेयर करें तो ऐसा हम बोल सकते हैं, क्लेट से यहाँ पे कंप्रेस करके जो छोड़ दिए, तो ये कंप्रेशन जो है, फिर अगर हम ऐसा छोड़ेंगे तो ये कंप्रेशन जो है आगे ऐसा बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये हमको लगेगा कि हम कंप्रेस करके फिर से इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ला दिए, तो हमको दिखेगा कि कंप्रेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है और कहीं पे कंप्रेशन है, तो जहाँ कंप्रेशन है यहाँ का डेंसिटी अगर हम बोलें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इस पोजीशन पे, यानी कि जहाँ रेयर फ्रैक्शन है उसके कंपेयर में अगर हम जहाँ पे कंप्रेशन है वहां पे हम कंसिडर करें, तो हमको दिख रहा है कि डेंसिटी बढ़ा हुआ दिख रहा है। और डेंसिटी बढ़ा है इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर जो है ये भी बढ़ा होगा, यानी कि हम एट कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कंप्रेशन है वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम इधर की तरफ आ रहे हैं रेयरफेक्शन मिल रहा है, यानी कि प्रेशर घटता जा रहा है। जहाँ पे मोस्टली रेयरफेक्शन है वहां पे सबसे कम प्रेशर होगा। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल है आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जहाँ पे कंप्रेशन है वहां पे प्रेशर ज्यादा अप्लाइड है, और जहाँ रेयर फ्रिक्शन है वहां पे प्रेशर कम। तो वो प्रेशर जो है वो भी किसी न किसी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, यानी कि हम इधर y बोल दें, इधर की तरफ हम मान लेते हैं डिस्टेंस के साथ आगे बढ़े वेव की डायरेक्शन में, तो हमें दिख रहा है कि हर पोजीशन पे प्रेशर जो है और कुछ डिफरेंट कुछ फंक्शन ऑफ x आएगा अगर अगर आगे हम जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हियर कि प्रेशर इज वेरिड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, या फिर एक्स बोल दे रहे हैं डायरेक्टली इधर की तरफ एक्स, यानी कि हम वेव की डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो प्रेशर भी किसी न किसी, अगर ये कहीं पे ओरिजिन है, लेट से ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से आगे अगर हम जा रहे हैं तो प्रेशर भी वेरी कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे कंप्रेशन है वहां हाई प्रेशर है, जहाँ पे रेयरफेक्शन है वहां लो प्रेशर है। ऐसे भी सोचे तो ट्यूब है, ट्यूब में गैसेस अगर ज्यादा पास पास आ गए हैं, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, कोलिजन ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा।
और जहाँ रेयर फ्रैक्शन है वहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो कोलिजन थोड़ा कम रहा होगा, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर वहां पे उस जगह पे कम रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। और साथ में अगर हम प्रेशर या डेंसिटी की बात करें तो प्रेशर भी ऐसा ही बढ़ता घटता हुआ चला जाता है। तो हम लोग इस जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं जैसा कि साउंड वेव है, इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेशर वेव भी लिखते हैं, प्रेशर वेव का भी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो उसी चीज को अब हम समझते हैं। यहाँ पे हमने समझा कि प्रेशर जो है वेरी कर रहा है, यानी कि प्रेशर भी किसी ना फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम प्रेशर लिखें, चेंज इन प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये हमको मिल सकता है कोई फंक्शन ऑफ एक्स। अब वो फंक्शन क्या आएगा उसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ट्यूब है जिसमें वेव जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेट से कि हमने ये एक छोटा सा सेक्शन चूज कर लिया। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं ये P है ये Q है, दोनों के बीच का दूरी जो है dx है। ठीक है, यानी कि PQ एक छोटा सा कॉलम है जिसे हमने चूज कर लिया, इसके मॉलिक्यूल्स को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेट से ये अपना जा रहा है, v स्पीड से जा रहा होगा। हर एक मॉलिक्यूल यहाँ 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 सब आपस में ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, समझने में इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि रस्सी वाले में हम देख रहे थे कि वेव इधर जा रहा था और वाइब्रेशन इधर हो रहा था। यहाँ वेव की डायरेक्शन भी आगे है और वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, खैर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम एस ले रहे हैं, एस इसलिए क्योंकि ए एम्पलीट्यूड यूज करेंगे। पार्टिकल ऑसिलेटिंग विथ एम्पलीट्यूड ए बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम ये दो चीज मान रहे हैं कि एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका इस ट्यूब का एस है, और दूसरा पार्टिकल जो इसमें जो भी है ऑसिलेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है उसका ए। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ मीन पोजीशन है तो मैक्सिमम इधर ए दूरी आ सकता है, इधर मैक्सिमम ए दूरी जा सकता है अगर ये इसका मीन पोजीशन है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही। ठीक है, अब ये जो वेव है आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो कुछ समय के बाद, थोड़े से देर के बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो पोर्शन है हमारा ऐसा आगे कहीं शिफ्ट कर गया होगा, यानी कि हम इसे बोल रहे हैं कि P डैश और ये Q डैश। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है लेट से वो यहाँ पे हमारा मूव कर गया है, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं y, यानी कि ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ वाला पार्टिकल भी y ही डिस्प्लेस किया हो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कि y प्लस डी वाई, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा dy, तो ये डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि y प्लस डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल जो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। जैसे कि स्ट्रिंग वाले में हमने बोला था कि ये पार्टिकल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे है ये इधर और इधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में वेव चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करेगा, यानी कि y जो रिप्रेजेंटेड है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन है। ठीक है,
अगर हम y बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन है और इस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो x dx जिधर लिखे हैं वो x, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ x इक्वल टू x है, तो q पे x इक्वल टू x प्लस dx रहा होगा, यानी कि जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में हम बोल रहे हैं कि x ऐसा है, यानी कि x जो है कहीं भी अगर ओरिजिन है, लेट से यहाँ पे अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस यहाँ x होगा, वो x प्लस dx है, ऐसा कुछ। तो एज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे अगर हम y लिखें तो ये हम जानते हैं कि जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट कर रहा है और वो ऑसिलेशन SHM होगा। तो SHM जैसे इक्वेशन आएगा तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि y इक्वल टू क्या आएगा, a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि यह है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं किस समय पे x दूरी पे अगर हम जाएं तो उस समय पे कितने टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे होगा उसकी बात किया जाए। यानी कि ये हम मान लेते हैं कि इसका मेन पोजीशन है, यही हमारा x का डायरेक्शन है, वेव का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल यहाँ ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि इस जगह से इस जगह तक। तो इस पोजीशन वाले पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये x हो गया हमारा, इधर से आए तो किसी समय पे ये यहाँ पे होगा, किसी समय पे मैक्सिमम पे होगा, फिर यानी कि वो यहाँ से ऐसा सिर्फ ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसका ये इक्वेशन है। क्लियर है? हेलो सर वो बीच में समझ नहीं आया। क्या? सो x इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू x प्लस dx। यस। ये p और q के बीच का दूरी कितना है, dx। ठीक है, इस p का कोई तो कोऑर्डिनेट होगा, बोलो। यस सर। अगर हम ऐसा कोई भी एक्सिस मान ले, इधर x है, इधर z है, जो भी है, तो ये इस p का कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये x होगा, यस सर। x, 0 लेट से। तो इस q का क्या होगा, x प्लस dx। तो वही लिख रहे थे कि यहाँ अगर फंक्शन ऑफ x है तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस dx है, और कुछ नहीं। इतना बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर ये हमको y मिल गया तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा, जो हम क्या लिख सकते हैं, a k cos kx माइनस ओमेगा टी। Yes, sir. ठीक है, dx को हम चाहें तो इधर ला सकते हैं, खैर फिलहाल हम इतना रख रहे हैं। यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं dy इजकल टू a k cos ऑफ kx माइनस ओमेगा टी dx। फिर से इंटीग्रेट नहीं कर देना है, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे फिर से ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा, बस ऐसा लिखे हैं। ठीक, ये ऐसा हम लिख लिए कि dy इजकल टू इतना हमको मिलेगा, ऊपर वाले को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो। अब थोड़ा बहुत ध्यान दें तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आया है, PQ और PQ डैश जो आया है उसमें चेंज इन वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो क्या आएगा, बोलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोलो क्या होगा, बताओ। सो dy s। एस एरिया हो गया, और अगर देखा जाए तो सिर्फ लेंथ में dy का चेंज होगा,
तो हम Yes, लिख sir. सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी वाई। ठीक है, तो हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम बता ही देते हैं कि हम लोग देखे थे कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी होता है। ठीक है, यानी कि हमको प्रेशर चाहिए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो बीटा तो हमको पता होगा मीडियम का, डेल्टा वी बाई वी अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर वो थोड़ा सा सेक्शन डिस्प्लेस हुआ है तो चेंज इन वॉल्यूम। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे पोर्शन साथ साथ मूव नहीं कर रहे हैं, हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और उसका कुछ अपना वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं के डीवी इतना इंटू डी वाई। तो अगर हम इस चीज को ऊपर वाले इक्वेशन में ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि dv इक्वल टू एस डी वाई, जिसे हम क्या लिख सकते हैं ए के एस कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। Yes. ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे dv लिखें, dv इक्वल टू इतना है, एस इंटू डी वाई हमारा जो है इसी से आ गया। अगर ए बी का वॉल्यूम हम लिखे तो क्या लिखेंगे? ओरिजिनल जो हमारा था इनिशियली, PQ. एस इंटू डी एक्स होगा। Sir, PQ का volume. Yes, sir. ए बी सेक्शन का वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे अगर हम ए और बी सेक्शन बोल रहे हैं, यानी कि ये वाला जो ब्लू कलर से है, अच्छा पी क्यू, सॉरी पी क्यू सेक्शन का अगर हम देखें तो ये एस इक्वल टू भी इक्वल टू क्या मिलेगा, एस डी एक्स। Yes, sir. अब वॉल्यूम ऑफ पी क्यू सेक्शन भी इक्वल टू एस डी एक्स अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ से एस इंटू डी एक्स जो है हमको भी मिल रहा है। दिस इंप्लाइज दैट कि डी वी बाई वी इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए के कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम इसका ओरिजिनल इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये ध्यान से देखें तो ये हमारा है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। स्ट्रेन का डिफिनेशन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा आ रहा है डेल्टा वी बाई वी, तो इसलिए हम ओरिजिनल पहले जो सेक्शन था उसका वॉल्यूम हमने रखा है। अब अगर डेल्टा वी बाई इतना आया तो दिस इंप्लाइज दैट कि सिंस डेल्टा पी इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा वी बाई वी इंटू बीटा, दिस इंप्लाइज दैट कि हम डेल्टा पी क्या लिख सकते हैं, माइनस ए के बीटा कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, Yes. तो यहाँ से डेल्टा पी हमको मिल जा रहा है या माइनस डेल्टा पी मैक्स, नॉट लगा लो या फिर मैक्स जो भी लिखना है, कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन मिल गया प्रेशर का। ठीक है, तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं P इक्वल टू माइनस पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। P क्या है प्रेशर, P नॉट क्या है मैक्सिमम प्रेशर। तो यार P नॉट इक्वल टू डेल्टा P मैक्स जो हम यूज कर रहे हैं, इसका वैल्यू A के बीटा आ रहा है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, K क्या था तो 2 पाई बाई लेमडा।
ठीक है, तो प्रेशर अगर हम किसी भी डिस्टेंस किसी भी टाइम पे अगर हम निकालना चाहें तो किस इक्वेशन से दिलाएगा? ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर हम वेव की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन की बात करें, तो ये हमको मिल रहा है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। एंड अगर प्रेशर वेव की बात करें तो इसका इक्वेशन हमको मिल रहा है p इक्वल टू p नॉट कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। तो माइनस, ठीक है, माइनस को हटा सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके। बाकी अगर हम कर्व बनाए दोनों का तो हमको क्या डिफरेंस मिलेगा वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कर्व हम बना रहे हैं, तो अगर हम x के साथ साथ देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? साइन का फंक्शन है t इक्वल टू 0, किसी भी एक समय पे हम स्नैपशॉट ले लें तो हमें साइन का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि फेज जो है हमारा आसान रहे, इसलिए एट t इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि t इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा जो कर्व है इनिशियल फेज ये 0 हो जाएगा, x 0 तो 0 से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन का कर्व बनाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम कर्व बना रहे हैं। यहाँ ध्यान रहे कि पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर नहीं है। भले ही हमारा कर्व ऐसा आ रहा है तो क्या हुआ, अगर वही हम प्रेशर कर्व बनाए तो कैसा जाएगा? बोलो, t इक्वल टू 0 ही ले रहे हैं, x जब 0 होगा तो निगेटिव से शुरू होगा, यहां से ऐसा शुरू होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है, जब x 0 t 0 तो cos 0 1 होता है, यानी कि निगेटिव से शुरू होता है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से अगर शुरू होता तो फिर से साइन वाला ही कर्व होता। ठीक है, यानी कि अगर दोनों का फेज डिफरेंस की बात करें तो कितना है बता सकते हो? बोलो। सो 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देर इज फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेशर कर्व और डिस्प्लेसमेंट कर्व की बात कर रहे हैं तो ये दोनों हमारे इक्वेशंस होंगे। दोनों में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। सर 3 पाई बाई 2 का डिफरेंस होगा ना? नहीं, पाई बाई 2 ही होगा। पाई बाई ये 2 होता तो फिर वो पॉजिटिव आता है ना, क्या, जहाँ ओरिजिन, जहाँ y एक्सिस को कट कर रहा है सर। ये कॉस से साइन, इसको साइन में लिखोगे तो क्या कैसे लिखोगे बताओ? लिखो साइन साइन kx माइनस के ओमेगा एक्स टी माइनस प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। प्लस 3 पाई बाई 2। अच्छा ठीक है, प्लस 3 पाई बाई 2 लिखो या माइनस पाई बाई 2, बात तो बराबर है। उससे माइनस पाई बाई 2 का आया ना फेज हाँ डिफरेंस। हाँ, 90 डिग्री से माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर 3 पाई बाई 2 बोलो तो वैसा, नहीं तो माइनस पाई बाई 2 बोलते हो, यानी कि हम बोलेंगे कि प्रेशर वेव जो है वो पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। ठीक है, लैग कर रहा है यानी कि उससे पीछे। ठीक है, तो लैगिंग और ये लीड का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग ज्यादा डिस्कस करते हैं एसी करंट में, यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हम बोलेंगे कि पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 है, यानी कि लैग कर रहा है, ऐसा होता तो लीड करता है, ऐसा बोलते हैं।
तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि π/2 का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कर्व मैक्सिमम है वहां पे ये हमारा मिनिमम है, जहां पे ये मिनिमम है वहां पे ये मैक्सिमम है। ठीक है, इस जो प्रेशर कर्व है इसका इक्वेशन जो है समझना ही हमारे लिए बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी का कंसेप्ट हम लोग से पूछा जाएगा और वो है ऑर्गन पाइप में इसका यूज, और कुछ नहीं। एक एग्जांपल करते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ दे रखा है। ऐसा वेव जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 3 पॉइंट्स हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, डिटरमाइन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉइंट्स। मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा, मिनिमम प्रेशर कहाँ होगा, नॉर्मल प्रेशर कहाँ होगा। बोलो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर होगा। सर ए और सी, ए और सी पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर। तो मिनिमम बी पे, ठीक है। एक चीज और कि मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव लेकर बताओ। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रेशर का मैक्सिमा और मिनिमा, ये ए और सी जो आ रहा है उस पे मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो सर तब ए पे मैक्सिमम, फिर बी पे नॉर्मल और सी पे मिनिमम। मैक्सिमा ही कर देते हैं इसको मिनिमा। ठीक है, तो ए और सी पे हम जानते हैं कि जहां पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वहां मैक्सिमम प्रेशर होगा। अब मैक्सिमम में हम पॉजिटिव पूछ रहे हैं और निगेटिव पूछ रहे हैं, तो कैसे क्या होगा उस चीज की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाले के हिसाब से तो हम ऐसे ड्रॉ कर ले तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर से कंपेयर करें फेज डिफरेंस से तो हमारा जो प्रेशर कर्व आएगा ऐसा कुछ आएगा। तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम ए पे, मिनिमम सी पे और नॉर्मल बी पे है। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। अगर हम मेथड 2 की बात करते हैं तो मेथड 2 पे अगर हम ए पॉइंट पे देखते हैं पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा डेल्टा पी होता है वो माइनस बीटा इंटू और क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी एक्स। और डीवी किससे रिलेटेड था, डीवी बाई वी ये था। तो डेल्टा वी बाई वी अगर लिखे तो हमारा डीवी आया था एस टी वाई।
ठीक है, तो यहाँ से हमने ऊपर जैसे हम लोग लिखे थे, तो यहाँ पे हमको क्या मिला था कि dv by v, दिस implies that dv by v is equal to dy by dx। ठीक है, ऊपर हम लोग जो डिराइव करे थे वहीं से हम लिखे हैं, इक्वेशन जो हम लोग लिखे थे वहीं से। ठीक है, ऊपर चाहो तो लिखे होगे तो देख लो, कहाँ गया, यहाँ पे dv is equal to s dy है, v is equal to s dx रखे हैं, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, dv by v is equal to dy by dx हमें दिख रहा है और वो इतना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको dy by dx ऐसा मिल रहा है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर्व से कर सकते हैं। क्या कि यहाँ पे अगर हम dy by dx देखें तो ये हमको स्लोप नजर आ रहा है, ये वैल्यू जो होता है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्लोप दिख रहा है और बीटा पॉजिटिव होता है, तो हम स्लोप चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या है कैसा है। तो ए पे अगर हम देखें तो ए पे हमको स्लोप दिख रहा है निगेटिव, निगेटिव स्लोप है, अगर करेंगे तो डेल्टा पी जो है हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बी पॉइंट पे देखेंगे तो ये तो हमको पता है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं कि मैक्सिमम वहां पे आएगा। बी पे देखेंगे तो कर्व बी पे जाएगा ऐसा, बी पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम आएगा, ये हमारा स्लोप होगा, जीरो स्लोप मिलेगा, स्लोप जीरो यानी कि चेंज इन प्रेशर जीरो। चेंज इन प्रेशर जीरो इसका मतलब कि वहां पे नॉर्मल प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, वैसे ही सी पे देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप हमको पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि स्लोप वहां पे निगेटिव है, इसका मतलब कि प्रेशर वाला जो होगा वहां पे निगेटिव मैक्सिमा होगा। क्लियर है? बोलो, चेक कर लोगे आप? Yes, sir. Yes. ठीक है, पीरियोडिक हम जानते हैं कि साउंड वेव जरूरी नहीं है कि एक कांस्टेंट एक तरीके से ऑसिलेट करे, तो हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक को ही मान के चलते हैं, तो पीरियोडिक ही देख रहे हैं जो कि इक्वेशन हम लोग ऊपर पढ़े हैं। तो इंटेंसिटी हम जानते हैं कि आई जो होता है ये पावर अपॉन एरिया होता है। ठीक है, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होता है, और हम लोग ऐसा इक्वेशंस के लिए पहले भी डिराइव करे थे, तो कितना आया था याद है? पावर इक्वल टू कितना आया था? 1/2 half रो सर p पावर square में omega म्यू था, square. तो इंटेंसिटी में रो था। अच्छा हाँ, म्यू यहाँ पे लेमडा V था, सर V था, भी था, लैम्डा एनर्जी में था। पावर, अच्छा एनर्जी में लेमडा था, एनर्जी ठीक है, ये था। और इंटेंसिटी एरिया से डिवाइड कर दिए थे एस से, तो म्यू बाई एस रो आया था, तो इंटेंसिटी क्या आया था? 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। यस सर। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी आया हमारा। अब हम मैक्सिमम प्रेशर की बात करें, मैक्सिमम कितना आया था? ए बी के, ये आया था। यहाँ पे ए जो है एम्पलीट्यूड है, ये जो है बल्क मॉडुलस, और के एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे पावर ऊपर फुल फॉर्म इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक बार हमको फिर से प्रेशर आ रहा है, तो ये पावर है, ध्यान रखना है, क्योंकि दो दो पी आ रहा है, तो चेंज क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है।
तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इंटेंसिटी में 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी का टर्म, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से हम प्रेशर की टर्म में एम्पलीट्यूड अगर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा पी मैक्स बाई 10/2 k, ये हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है। इस चीज को अगर हम ऊपर उठा के पुट करके सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा ये फाइंड करो। डेल्टा पी को हम पी नॉट कर देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इतना आ रहा है। इस चीज को अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बोलो। सर ओमेगा का बाई के को भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम देखें हियर, तो हम लोग देखे थे कि जो हमारा v वेलोसिटी आता है वो कितना होता है, √p बाई बीटा लिख सकते हैं, गामा। गामा पी बाई रो था। रो, तो इससे तो आएगा नहीं, बीटा के टर्म में लिखे तो बीटा बाई रो लिख सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं, v इजकल टू ओमेगा बाई के, तो क्या निकलेगा इससे, ठीक है, देखो क्या मिलता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि बीटा इजकल टू रो इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, और v इजकल टू ओमेगा बाई के है, तो इसको हम एक लाइन में ऐसे लिख लेते हैं 1/2 इंटू रो बाई बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर पी नॉट स्क्वायर बाई इसको का स्क्वायर इंटू, लिख सकते हैं। यस सर। इसको अगर हम पुट करें तो हमको क्या मिलता है, i इजकल टू 1/2, जल्दी से पुट करके बताओ क्या मिल रहा है। इस चीज को कहाँ पुट करना है? यहाँ से बीटा को और ओमेगा बाई के को भी, यानी कि ओमेगा के बीटा को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, सिंपली प्रेशर और वेलोसिटी के टर्म में निकालना चाहते हैं। पी नॉट का स्क्वायर बाई 2 रो वी। इतना आना चाहिए। ठीक है, इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा जो आएगा i इजकल टू पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो भी आ रहा होगा, ठीक है। बीटा का वैल्यू अगर इसमें पुट कर लो और यहाँ से ओमेगा बाई के को रिप्लेस कर लो, ठीक है, पुट करोगे तो ये चीज हमारा आएगा। तो ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हम लोग लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर डेंसिटी और वेलोसिटी के टर्म में ये हमारा इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे कि पी नॉट जो है ये मैक्सिमम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर ये हमारा सोर्स है तो जो वेव निकलेंगे वो चारों तरफ ऐसे निकलेंगे, स्फेरिकल निकलेगा, ऐसा नहीं है कि ये सर्कुलर या कुछ होगा,
यानी कि अगर हमको यहाँ से r दूरी पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? अगर इसका पावर जो है लेट से कि p है, तो पावर यहाँ पे ये है, r दूरी पे अगर हमको इंटेंसिटी लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ? p एवरेज जो भी अपॉन एरिया। तो हमें अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक बल्ब है जल रहा है जिसका पावर 100 वाट है, तो हम यहाँ पे I इक्वल टू यानी कि किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी लिखना हो तो हम इतना लिखेंगे। यानी कि यहाँ से हम इंटेंसिटी की बात करें तो P इक्वल टू एरिया। एरिया क्या होगा? तो स्फीयर होगा, 4 पाई r स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सर्कल का एरिया या फिर और कुछ मत यूज कर देना। ठीक है, इतना बात क्लियर है। तो सिंपली इंटेंसिटी क्या होता है हम लोग वो जानते हैं। इंटेंसिटी को यहाँ पे प्रेशर के टर्म में लिखना सीखे हैं और कुछ नहीं है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पावर का इक्वेशन है, पावर को भी लिख सकते हैं, एनर्जी बोले तो एनर्जी भी लिख सकते हैं। बाकी इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी होता है। यहाँ पे अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें प्रेशर की टर्म में, तो ये हमको डेल्टा पी बाई बी के मिल रहा है, यानी पी नॉट बाई बी के। इसको पुट करें तो हमको एक इक्वेशन मिला, इस टर्म में भी हमको मिल सकता है। या फिर हम इसमें से क्या किए, बीटा को और ओमेगा और के को रिप्लेस कर दिए। ओमेगा के को रिप्लेस करके वी के टर्म में निकाले तो ये हमको आया आई इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो भी। रो यहाँ डेंसिटी है। कभी कभी इक्वेशन दिया रहेगा तो ओमेगा और के टर्म में भी आ सकता है, तो वहां पे ओमेगा और भी दिया रहेगा तो भी फाइनली पुट करके यहाँ पे फाइंड कर लेना है, यानी फाइंड करके पुट कर लेना है। इतना बात में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। ये इंटेंसिटी वाला पार्ट रटना ही है, फॉर्मूला है, याद करना है अलग अलग फॉर्म में। इसके बाद हम लोग का 2 टॉपिक बचता है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है साउंड वेव के रिस्पेक्ट में। साउंड वेव से अब तक जितना पढ़े हैं उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो 2 टॉपिक पढ़ेंगे उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो है डॉपलर इफेक्ट और एक इंटरफेरेंस यानी ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप अगर हम देखेंगे तो हमको सिमिलर लगेगा स्टैंडिंग वेव की तरह। तो स्टैंडिंग वेव अगर आता है तो ऑर्गन पाइप भी कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट जो है एक साइंटिस्ट थे, डॉपलर उन्हीं के नाम पे है। ये इफेक्ट क्या है ये बात हम समझते हैं पहले। फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। हम फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे तो ज्यादा ही आवाज आता है। रेलवे स्टेशन पे अगर रहोगे तो वहां पे कभी ध्यान दिए हो तो सुने होगे कि अगर तुम स्टेशन पे बैठे हो और इंजन अगर हॉर्न मार बजाता है या कोई भी आवाज निकलता है तो हमें एक नॉर्मल आवाज सुनाई देता है। लेकिन वही हम वहां पे बैठे रहें और सामने से कोई ट्रेन आ रहा हो और हॉर्न बजाता हो तो उसका आवाज कुछ अलग ही सुनाई देता है। या फिर अगर हम ट्रेन में बैठे हो, जा रहे हो और सामने से कोई और ट्रेन आ रहा है, वो हॉर्न बजाता है तो कुछ और ही आवाज सुनाई देता है। ठीक है, यानी कि हम देखें कि अगर हमारा सोर्स, यानी कि अगर ट्रेन, मान लिए ट्रेन जो है सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, भोपू हो गया, और ऑब्जर्वर यानी कि हम है। तो हम जो आवाज सुन रहे हैं वो मोशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बाजार में भी होली दिवाली सब में माइक लगाकर गाना बजाते रहते हैं, तो उसमें खड़े होके सुनेंगे तो एक अलग आवाज आएगा। अगर हम बहुत स्पीड से चलते हुए अगर सुनेंगे तो कुछ अलग टाइप का सुनाई देगा। अलग टाइप का सुनाई देने का मतलब यही हुआ कि हमको कुछ और फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आ रहा है।
तो ये जो चेंज था इस पे इन्होंने पढ़ा और उस इफेक्ट को जो है फाइंड करने के लिए कि हाँ भाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतना है, तो हम जो सुन रहे हैं कौन सा फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं, उस चीज के बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करके हमें कुछ फॉर्मूलेज दिए। उसी फॉर्मूला को हमको यूज करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा पहले केस है कि ये सोर्स है, ये भी हमारा रेस्ट पे है, ये हम ऑब्जर्वर हैं, ये भी रेस्ट पे है। तो अगर ये सोर्स है, यहाँ से जो भी वेव निकला इसका फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे हैं कि एफ नॉट है, और लैम्डा नॉट जो है इसका वेवलेंथ है, एंड वी इसका स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड इन एयर बोल रहे हैं। ठीक है, अब साउंड का स्पीड, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि v जो कि हमारा होता है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो लेमडा इंटू एफ नॉट होगा, यानी कि लेमडा नॉट जो होगा वो v बाई एफ नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो जनरल बातें हैं जो हम पहले से जानते हैं। अब अगर कोई एक वेव यहाँ से यहाँ पहुंचा है, ठीक है, एक वेव जो है इस जगह से इस जगह पे पहुंच रहा है, तो इस बंदे को, दोनों रेस्ट पे हैं, कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो इस बंदे को कितना फ्रीक्वेंसी सुनाई होगा? फ्रीक्वेंसी हियर्ड, ठीक है, यानी किसे हम बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी क्या एफ हम बोल रहे हैं, तो ये कितना होगा? तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो भी होगा वेलोसिटी और लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से सुनाई दिया, जितना लेमडा इसको सुनाई दिया, तो वेलोसिटी इसकी कितनी है? तो v से चल रहा था, लेमडा नॉट कितना है? v बाई एफ नॉट, यानी कि ये एफ नॉट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू एफ नॉट है, जब दोनों क्या है? रेस्ट पे। रेस्ट पे कौन कौन है? ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी। ठीक है, तो ये जनरल कहानी है जो कि हम लोग आज तक कहते आए हैं। लेकिन अगर हम किसी एक को मूव करें, दोनों को मूव करें, तो क्या इफेक्ट हो सकता है, उस चीज के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे लेट केस 1 देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एंड सोर्स जो है एट रेस्ट। ठीक है, सोर्स जो है रेस्ट पे है एंड ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है। तो लेट से कि ये हमारा सोर्स है, यहाँ से साउंड हमारा निकल के आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये हम मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर है और इधर की तरफ आ रहा है किसी स्पीड vo से, साउंड का स्पीड v है। ठीक है, ये हमारा सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? तो ये एफ नॉट फ्रीक्वेंसी का, लेमडा नॉट वेवलेंथ, और v इसका स्पीड ऑफ साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कि जो है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से साउंड जो है कान पे टकराया, ठीक है, जिस वेलोसिटी से साउंड जो है ऑब्जर्वर को डिटेक्ट हुआ, यानी कि वेलोसिटी विथ विच साउंड रीचेज ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय apparent wavelength। ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो कितने स्पीड से ये जो साउंड है ऑब्जर्वर के पास पहुंचा होगा, बता सकते हो कोई? v plus v बोलो। naught। v प्लस वी नॉट रिलेटिव स्पीड है, v से जा ही रहा है, ऑब्जर्वर भी v नॉट से उसकी तरफ आ रहा है, तो ओवरऑल उसको स्पीड क्या लगेगा? v प्लस वी नॉट। अब इसका वेवलेंथ यानी कि जो प्रोड्यूस हुआ है वही चल रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेमडा नॉट है। तो इसे अगर हम लेमडा नॉट जो कि हम पहले निकाले थे कि ये जो होता है v बाई एफ नॉट था,
तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो ये हमको मिल रहा है v प्लस वी नॉट बाई वी बाई एफ नॉट, यानी कि एफ इजकल टू मिल गया v प्लस वी नॉट बाई वी इंटू एफ नॉट। एफ नॉट जो है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, एफ जो है हमारा एपरेंट फ्रिक्वेंसी। बुक में कभी एफ डैश लिखा रहता है, ठीक है, एपी लिखा रहता है, हम यहाँ एफ और एफ नॉट लिखे। तो एपरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वेलोसिटी पे ऐसा हमको दिख रहा है। अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा होता, ठीक है, इफ ऑब्जर्वर तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। moves away from सोर्स से अगर दूर मूव कर रहा होगा तो एफ क्या लिखेंगे, v माइनस वी नॉट बाई वी, यानी कि जो भी v है, ठीक है। अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस सीख रहे हैं, लास्ट में एक सिंगल से एक फॉर्मूला होगा, उसी को याद रखना है, ठीक है। ये सारा कुछ याद नहीं रखना है, बाकी अगर जिसका जैसा मर्जी। ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, सोर्स को हम यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, ये जो है रेस्ट पे है। ठीक है, ये जो है हमारा सोर्स है, सोर्स जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वी से, फ्रीक्वेंसी फिर से एफ नॉट एंड लेमडा नॉट ही है, एंड लेमडा नॉट जो है वो वी बाई एफ नॉट ही है। अब जो सोर्स है हमारा ये भी अब मूव कर रहा है लेट से इधर वी एस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वी एस है। तो क्या हमें जैसे कि फॉर वन टाइम पीरियड अगर देखेंगे, वन टाइम पीरियड, ठीक है, एक टाइम पीरियड यानी टी जो कि हम लिखते हैं वन बाई एफ नॉट होगा, इस समय में क्या सोर्स हमारा इतना दूर चल लिया होगा, चल लिया होगा, यस सर। ठीक है, सोर्स हमारा इतना दूर चल लिया होगा, यानी कि अगर सोर्स देखेंगे तो हमको जो ये वेवलेंथ जो ओरिजिनल था ये हमारा लेमडा नॉट था, लेकिन अब हमको इतना ही अपीयर हो रहा होगा। मान लेते हैं अगर हम यहीं पे रहते हैं, ऑब्जर्वर को यहीं पे इधर, जैसे एक ही हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, कहीं भी बनाओ, ठीक है, ये रेस्ट में है, तो मान लेते हैं कि यहीं पे ऑब्जर्वर रहता, तो ऐसा ही हमको जो वेवलेंथ दिखता वो यही दिखता, ठीक है। ये अगर हम डिस्टेंस टेबल फाइंड करें तो ये अगर vs से जा रहा है कितना समय में, t यानी कि 1/1 एफ नेट, यानी कि ये vs इंटू टी डिस्टेंस चला होगा। सर नहीं समझ में आया। ब्लू वाला जो लाइन है ये ओरिजिनल है, यानी कि अगर सोर्स यहाँ पे रेस्ट में होता, निकल गया, यानी कि जो वेव वहां से प्रोड्यूस हो चुका है, तो ये जो है ये वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ फॉलो कर रहा होता। बोलो। यस सर। अब वन टाइम पीरियड के बाद अगर हम बात करते हैं तो वन टाइम पीरियड के बाद, यानी कि एक टाइम पीरियड यानी कि 1/f0 सेकेंड में, यानी कि नेक्स्ट वेव निकलने से पहले, वन टाइम पीरियड का मतलब यही हुआ, यानी कि एक वेव का जो भी टाइम होता है, तो नेक्स्ट वेव निकलने से पहले ये जो सोर्स है हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। यस सर। उतने देर में वो कितना डिस्टेंस चला होगा, इतना, यानी कि अगर हम यहाँ ऑब्जर्वर होते तो हमें नेक्स्ट जो सोर्स निकलता उससे पहले हमें जो लेमडा अपीयर होता यही होता, जो वेवलेंथ अपीयर होता सोर्स के रिस्पेक्ट में, और ऑब्जर्वर जो रहता है उसके रिस्पेक्ट में, वन टाइम पीरियड में जो हमें वेवलेंथ अपीयर मिलता वो यही मिलता। तो यहाँ से हमको अगर वेव का फिगर शेप कैसे चेंज हो जा रहा है? एपरेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि हमको फील हो रहा है कि हाँ भाई वहां पे सोर्स आ गया, ठीक है, क्योंकि उतने देर में, जैसे कि ऐसा सोचो,
यहाँ पे सोर्स था, यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। ये जो वेव है यहाँ से अगर नहीं चल रहा होता, यहाँ पे आने में t टाइम लगाता। यस सर। अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, टाइमिंग तो ये जो साउंड निकलता है उसका टाइमिंग बहुत कम होता है। ये जो है वन टाइम पीरियड में, यानी कि जब तक ये वेव यहाँ पहुंचता वहां तक ये सोर्स यहाँ आ गया होता। यस सर। तो हमें क्या लग रहा है कि ये आवाज यहीं से आ रहा है, यस सर। यानी कि हमें जो एपरेंट वेवलेंथ मिलेगा वो यही मिलेगा। एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, बल्कि उसका ओरिजिनल क्या था, लेमडा नॉट था, क्योंकि वो इस पोजीशन पे t इक्वल टू 0 पे प्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन हमारे कानों पे कब पहुंचा, एट t इक्वल टू t पे, और उस समय सोर्स कहाँ था, तो इस जगह पे था। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेमडा एपरेंट अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा नॉट माइनस vs इंटू टी, यानी लेमडा नॉट जो था हमारा v बाई एफ नॉट, vs बाई एफ नॉट लिख सकते हैं। इतना में किसी को दिक्कत? हेलो? तो थोड़ा ऊपर करिए ना। और ठीक है सर। अभी आया, तो यहां से हम बोल सकते हैं सो एफ एपरेंट, यानी कि जिसे हम एफ लिख रहे थे, ये तो है वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अप्रोच हो, डिवाइड बाय लेमडा एपरेंट। तो यहाँ पे कोई जो हमारा साउंड है एक बार निकल गया तो सोर्स कितने स्पीड से मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा क्या, कि ऑब्जर्वर के पास उसी स्पीड से आएगा जिस स्पीड से वो निकला है। बोलो। सर जिस स्पीड से वो निकला। अप्रोच टू ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर के पास जिस स्पीड से जा रहा है, तो v लेमडा एपरेंट v माइनस वी एस बाई एफ नॉट, तो एफ नॉट ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको f क्या मिल रहा है, v बाई v माइनस वी एस बाई एफ नॉट। ठीक है, अगर ये सोर्स अवे मूव कर रहा होता तो क्या आता, f इजकल टू वहां माइनस की जगह क्या आ जाता, प्लस एफ नॉट आ जाता। क्लियर है? ये तो खैर समझने के लिए है कि क्या है, अगर दोनों मूव करेगा तब भी हम लिख सकते हैं, तो जनरलाइज फॉर्म में हम लिखते हैं और इसी को याद रखना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी किस स्पीड से साउंड जो है ऑब्जर्वर के पास अप्रोच हो रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स। ठीक है, इनटू एफ नॉट जो हमारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू v प्लस माइनस वी नॉट बाई v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। हमेशा याद रखना है, कभी जो है
गड़बड़ हो जाता है कि ऊपर सोर्स रहेगा कि वेलोसिटी ऑब्जर्वर रहेगा। तो यहाँ याद रखना है ऑफिसर बाई सर्वेंट, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर ऊपर सर्वेंट नीचे होगा हमेशा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स। ये बात थोड़ा क्लियर ऊपर है? कीजिए। यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस लिखे हैं तो डायरेक्शन को साथ में रखते हुए, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो उसको एग्जांपल्स में देखते हैं। हो गया? तो जब हमेशा याद सोर्स रखना। मूव कर रहा था तो फिर उस समय चेंज क्यों नहीं हुआ वेलोसिटी साउंड का? क्या हुआ? जब सोर्स मूव कर रहा था तो उस समय वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज हुआ साउंड का? सोर्स जब मूव कर रहा था तो किस स्पीड से साउंड जो है कान पे पड़ेगा? जिस स्पीड से बताओ। मूव कर रहा था प्लस स्पीड ऑफ साउंड। साउंड जो है यहाँ से निकला तो कितने स्पीड से निकला? प्रोड्यूस हो रहा है ना, स्पीड ऑफ साउंड कितने स्पीड से प्रोड्यूस हुआ? जैसे प्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद जो सोर्स है वो किस स्पीड से चल रहा है उससे उसको क्या लेना देना है? वो तो अपना रास्ता पकड़ लिया है, ठीक है। हाँ, उसके वेवलेंथ चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी उसके लिए वो डिपेंड कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे निकल विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स वो वी से प्रोड्यूस हुआ ना? क्या तो विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स वो वी से प्रोड्यूस हुआ ना? भी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो एयर में कितना स्पीड से चला होगा? स्पीड ऑफ साउंड है, बोलो। तो वी पार्टिकल से तो ही है मूव नहीं, किया वेव होगा। है। हाँ, वी से ही मूव किया होगा। भी से मूव किया होगा क्योंकि वो टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो ठीक है। साउंड मूव किया होगा वो पार्टिकल तो है नहीं कि हम फेंके उसको स्पीड मिल गया, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे ऑफिसर बाई सर्वेंट लिखने का मतलब है कि ओ ऑब्जर्वर ऊपर सर्वेंट नीचे रहेगा, याद रख अगर फॉर्मूला रटते हो तो। दूसरी चीज, ऊपर है अप्रोच, नीचे है सेपरेशन। कैसे लिखेंगे? एग्जांपल्स। ये हमारा सोर्स हो गया, लेट से कि इधर जा रहा है वीएस से, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये मान लेते हैं किधर जा रहा है, वी ऑब्जर्वर से। साउंड जो है, साउंड का स्पीड वी है इधर की तरफ। तो बोलो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे एफ नॉट फ्रीक्वेंसी के टर्म में? So V minus V naught divided by V. So V plus Vs into F naught. ठीक है। क्या करना है हमें? तो हमें चीटा बन के सोर्स पे बैठ जाना है, क्योंकि हम वहीं से देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब हम ऊपर लिख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख रहे हैं और एक बार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिख रहे हैं। तो अप्रोच वाले लिखने में किसी को कोई कष्ट नहीं होता है कि अगर हम इस पे देखें तो कितने के वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो हमें ये दिख रहा है v माइनस वी नॉट के स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब लिखना है तो किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस पे बैठ के देखना है। तो इस पे हम बैठ के देखेंगे तो हमको दिख रहा है कि आवाज जो है v माइनस वी नॉट से मेरे पास आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब लिखना है तो सोर्स से लिखना है। सोर्स पे हम थीटा बन के बैठेंगे, यहाँ से देख रहे हैं तो कितने स्पीड से सेपरेट हो रहा है, v माइनस वी एस से या v प्लस वी एस से? तो दिख रहा है कि स्पीड ज्यादा होगा, इतने स्पीड से सेपरेट हो रहा है, सेपरेशन ज्यादा है, तो v प्लस वी एस से इनटू एफ नॉट।
क्लियर है? लिख सकते हो? लो, किसी को भी अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो पूछ लो, ठीक है? क्योंकि पूरा कहानी इस चैप्टर में इसी पे बेस्ड रहता है, डॉपलर इफेक्ट यानी कि ये फॉर्मूला। मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो क्या होगा? So speed of sound. भी So हम्म, V plus V naught divided by V S plus V into F naught. v प्लस वी नॉट बाई V plus VS. v प्लस वी एस इंटू एफ नॉट, ठीक है? यहाँ से साउंड आ रहा होगा वी एस स्पीड से, चेक कर लो। ये ऑब्जर्वर है, लेट से इधर जा रहा है वीओ से, यहाँ पे हमारा सोर्स है और ये इधर की तरफ आ रहा है वीएस से। साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है लेट से वी से, तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे? So इसमें so V plus V naught divided by V minus VS. ठीक है, यहाँ से जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इधर की तरफ ऑब्जर्वर की तरफ आना है, किससे? बी से। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देख रहे हैं तो v प्लस वी नॉट दिख रहा है, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देख रहे हैं तो v माइनस वी एस दिख रहा है, यानी कि इधर ही जा रहा है, ये भी इधर ही है, तो कितना दूरी से सेपरेट हो रहा है? तो v माइनस वी एस से। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड। रिफ्लेक्टेड साउंड यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वाल है, बहुत बड़ा वाल है, ठीक है? यहाँ पे कार में बैठे कोई भी जा रहा है, ठीक है? यहाँ से हॉर्न बजाया, ठीक है? फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, लेमडा नॉट, ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, स्पीड साउंड वी हम बोल रहे हैं। इसका स्पीड जो है वी एस है, ठीक है? यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार जो है वी एस है, ये ऐसा हम लिख रहे हैं, ठीक है? अब कार ने जब हॉर्न बजाया और फिर से उसको आवाज सुनाई देगा तो कितने फ्रीक्वेंसी का सुनाई देगा? बोलो। So V भी V plus VS by V minus VS into F naught. v प्लस वी एस बाई वी माइनस वी एस, ठीक है? कैसे करेंगे? तो जो साउंड रिफ्लेक्ट होगा उसके बाद आएगा, तो फिर जो कार है वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर कि ये जो साउंड है ये गया होगा, यहाँ वाल से टकराएगा, फिर इधर आएगा, तो जब वाल से यहाँ पे टकरा रहा है, टकरा के जब आ रहा है इधर, तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ एफ डैश होगा, अगर इसका एफ नॉट है तो, और वो एफ डैश यानी कि एफ वन जो है वो कितना होगा? तो यहाँ पे हम इसे ऑब्जर्वर अगर हम मान लें तो हमें रेस्ट पे दिख रहा है, तो कितना होगा? v बाई वी
सेपरेशन कितना से हो रहा है, माइनस वी एस से इंटू एफ नॉट, ये लिखेंगे। अब ये जो F1 है ये सोर्स की तरह ट्रीट करेगा, यानी कि फर्स्ट केस में जो वाल है ये ऑब्जर्वर बन गया, कार जो है ये सोर्स बन गया। सेकेंड केस जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वाल है ये हमें सोर्स की तरह बिहेव होगा एंड कार जो है ये हमें ऑब्जर्वर की तरह बिहेव होगा। तो अगर कार हमारा ऑब्जर्वर है तो क्या दिख रहा है कि सोर्स से इधर की तरफ F1 फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस हो रहा है, ये अगर वाल है हमारा, ये क्या है तो ये रेस्ट में है। यहाँ पे जो कार थी हमारी ये इधर जा रही है Vs से, ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगा वो क्या सुनाई देगा, तो हम क्या लिखेंगे V प्लस Vs बाई V इंटू F1, यानी कि V प्लस Vs बाई V इंटू F1, F1 कितना है तो V बाई V माइनस Vs, V बाई V माइनस Vs इंटू F0। तो ये तो इससे गया, यहाँ पे हमें जो F फाइनल सुनाई दे रहा है वो F2 है और वो कितना है तो V प्लस Vs यानी कार के स्पीड अपॉन V माइनस Vs इंटू F0। क्लियर है? अल्टरनेट मेथड इसी का सॉल्व करने का, अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अल्टरनेट मेथड क्या है, तो हम जो वाल है उसे मिरर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, यानी कि ट्रीट वाल एज मिरर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो वाल को हमेशा मिरर की तरह ट्रीट करना है एंड इमेज एज ऑब्जर्वर, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कार जो है लेट से कि ऐसा जा रहा था, ठीक है, इधर जा रहा था, कितने स्पीड से, लेट से हम BC लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ कार, साउंड जो है F0 लैम्डा नॉट V है, तो इसका इमेज हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये क्या होगा इमेज, ये जो है वाल है, वाल जो है वो मिरर की तरह है, तो यही हमको इमेज मिल रहा है। ये बताओ इसकी इमेज कितने स्पीड से इधर की तरफ जा रही होगी, सेम V स्पीड से, ठीक है। तो हमें ये अब सोर्स की तरह ट्रीट करना है और इसे ऑब्जर्वर की तरह। तो अगर हम जो F लिखेंगे यानी कि जो अपरेंट हमें सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच कितना है V V प्लस plus VC, BC और सेपरेशन V माइनस VC इंटू F0, ठीक है, यही शायद ऊपर भी आया है, ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना है, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। और यस और हो गया, यस ठीक है, ये सर अगर सारे चीज में, हाँ सर अगर कार साउंड का स्पीड से मूव कर रहा होगा तब क्या होगा? साउंड का स्पीड एयर में कितना होता है 300 मीटर पर 230 सेकंड के आसपास। 320, उतना स्पीड से का 300 मीटर पर सेकंड होता है, यस ठीक सर। है। और कार मैक्सिमम कितना 300 किलोमीटर कभी गया है क्या?
सब प्लेन जा सकते हैं। प्लेन तो 600-700 जाता है ठीक है सर, मान कभी। लेते हैं ऐसा अगर हो गया तो। हाँ तो हो तो गया तो क्या सॉलिड होगा। में सबसे ज्यादा स्पीड है। हाँ सर सुपरसोनिक इसी में निकलता है, इसी कंडीशन में। हाँ, जैसे तो प्लेन कौन सा अगर जो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड है साउंड का? किसमें कौन सा सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड है साउंड का? कौन सा सॉलिड में, ये तो पता नहीं। सर कार का स्पीड अगर साउंड के स्पीड के इक्वल हो गया तो फिर सर एफ अपेरेंट इंफिनिटी हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? एफ इन फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो गया, अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है उसमें चला जाएगा रेंज में। जो प्लेन चलती है बहुत स्पीड से तो उसका आवाज जो सुना है फ्रीक्वेंसी इतना हाई होता है कि कांच उसका बिल्डिंग विल्डिंग भी टूट सकता है, होता है ना। तो वही होता है तो कि स्पीड सोनिक अगर हम बूम उसी बढ़ाएं। को बोलते हैं। हाँ, वैसे ही कुछ नाम है, नाम ध्यान में नहीं है, सोनिक बूम ही शायद बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत तेजी से अगर जाए कोई भी तो उसके आवाज से कांच उस फूट जाता है, ऐसा कुछ। नीचे वाला टर्म यानी कि हम स्पीड ऑफ जो भी सोर्स होगा उसके अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जर्वर जा रहा है, जैसे कहाँ गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला सिचुएशन है, यानी कि ऑब्जर्वर जो है, सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ ही मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो नीचे वाला टर्म जो है घटता जाएगा, घटेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी जो भी पहुंचेगा वहां बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पहुंचेगा। हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि हाई एनर्जी, तो हाई एनर्जी पहुंचेगा तो कांच वाच ये सब रहता है तो टूट फूट जाता है। ठीक है, अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर, और लिखते हैं कि जरूरी नहीं है कि दोनों हो, या फिर ऑब्जर्वर, दोनों में से कोई, आर मूविंग विथ एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे देन हम क्या करेंगे, टेक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स at the moment when sound released or approached। ठीक है, टू, ठीक है, रिलीज फ्रॉम सोर्स और अप्रोच टू ऑब्जर्वर। क्लियर है, यानी कि कब का हम स्पीड लेंगे, कुछ समय लेंगे, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा तो जो भी कर रहा होगा साउंड कभी तो पहुंचा होगा, तो जब पहुंचा होगा उस समय का हम लोग लेंगे। क्लियर है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हो यस सर। गया, ठीक है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर सेम लाइन ऑफ मोशन में नहीं रहे, ठीक है, लेट से कि ऐसा दो रोड है, ठीक है, दोनों ऐसा है मान लेते हैं, यहाँ पे एक गाड़ी जो है इधर की तरफ जा रहा है, एक जो है इधर की तरफ मान लेते हैं कि आदमी है, ये है, इसका भी स्पीड इधर v2 है, इधर ये v1 स्पीड से जा रहा है।
ठीक है, ये जो है हॉर्न बजाता है जिसका फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, लैम्डा नॉट है, स्पीड v है। तो इसको कैसे सुनाई देगा? तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐसा हम मिला लेंगे, ठीक है, मिला लेंगे। तो ये अगर हम v1 है तो ये दोनों के बीच का एंगल θ1 बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं θ2। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है, तो f क्या लिखेंगे, v प्लस v2 cos θ2 डिवाइडेड बाई v माइनस v1 cos θ1। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि हम इधर का अगर कंपोनेंट लेंगे तो v1 cos θ1 मिलेगा, इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे तो v2 cos θ2 मिलेगा। तो जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उधर का ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है। क्लियर है? सर हाँ, तो जब साउंड हिट करेगा ऑब्जर्वर को उस समय तो वो कुछ और एंगल बना रहा होगा। कब? मतलब नहीं समझे, हिट कर रहा होगा। तो जब साउंड रिलीज हुआ उस समय वो θ2 बना रहा है, लेकिन जब वो वहां से वहां तक पहुंचा होगा तब तो कुछ और एंगल बना रहा होगा। यहाँ पे जब साउंड पहुंचा तब? यस सर, क्योंकि उस समय तक तो ऑब्जर्वर आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, तो जब पहुंचा है तभी का है। अब मेन है कि जैसे कि इंस्टेंटली का बात करते हैं, क्योंकि साउंड का स्पीड जो होता है जनरली क्या होता है, बहुत हाई होता है, ये डिस्टेंस कम ही आदमी देख के हॉर्न बजाता है, तो उतने डिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर स्पीड v2 ज्यादा हो तो उस समय तो उस इंस्टेंट का वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉड्यूल और एचसी वर्मा साउंड वेव भी सॉल्व करना शुरू कर दो। उसमें हम लोग का सिर्फ अब ऑर्गन पाइप वाला बच गया है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करके उसके नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सर फ्राइडे वाला क्लास? उस दिन तुम लोग का तो शायद अब देखते हैं, बाकी लोग का सोच रहे हैं फ्लूइड शुरू करेंगे या फिर इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बाकी लोग भी साउंड वेव जो है उसको एक बार पढ़ो अच्छे से, और पहले एचसी वर्मा बनाओ, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस दे रखा है वो कंसेप्ट सीखने के लिए है। फिर बुकलेट जो है मिक्स है तो उसको सॉल्व करो, बुकलेट तो आसानी है। तो इसी में हमें कहाँ तक करना है? ऑर्गन पाइप छोड़ के पूरा। तो ऑर्गन पाइप लिखा हुआ रहेगा ना सर, ऑर्गन पाइप वाला क्वेश्चन में? हाँ, ऑर्गन पाइप लिखा रहेगा या फिर ये सुपरपोजिशन लिखा रहेगा, ठीक है। या थैंक यू फिर सर। देख के हम बाद में मैसेज कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू टू। थैंक यू सर। हाँ, सबको थैंक यू एक साथ, और पढ़ाई करो मन लगा के सब।